की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां ओडिशा में 9 सीटर विमान क्रैश हुआ है। इंडिया वन एयर का यह विमान क्रैश हुआ है। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था प्लेन, उस दौरान विमान क्रैश हुआ है। बता दें कि विमान में पायलट समेत 9 लोग सवार थे। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में पायलट को गंभीर चोटें आई हैं। ये बड़ी खबर आपको ओडिशा से बता रहे हैं, जहां 9 सीटर विमान क्रैश होने का ये बड़ा मामला निकलकर सामने आया है। बता दें कि इंडिया वन एयर का विमान क्रैश हुआ है राउरकेला से भुवनेश्वर। ये प्लेन जा रहा था जिस दौरान ये हादसा हुआ है। बता दें विमान में पायलट समेत कुल 9 लोग सवार थे। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे में पायलट को गंभीर चोटें आई हैं। ओडिशा से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहे प्लेन के क्रैश होने का ये मामला निकलकर सामने आया है। इंडिया वन एयर का ये विमान क्रैश हुआ है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विमान में पायलट समेत कुल 9 लोग सवार थे। सभी घायलों को अस्पताल भी भेजा गया है। इलाज वहां उनका जारी है। बता दें कि विमान क्रैश होने की खबर निकलकर सामने आई है, तब से हड़कंप मच गया है। 9 सीटर विमान क्रैश होने का यह मामला ओडिशा से सामने आया है। इंडिया वन एयर का यह विमान क्रैश हुआ है। राउरकेला से भुवनेश्वर जा रहा था यह प्लेन। विमान में पायलट समेत 9 लोग सवार थे। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। लेकिन ये गंभीर मामला, जहां आपको बता दें कि इस हादसे में पायलट को काफी ज्यादा चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि पायलट को गंभीर चोटें आई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां प्लेन क्रैश की तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। बता दें राउरकेला से भुवनेश्वर ये प्लेन जा रहा था जिस दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रताप भारती हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रताप जी, जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या कारण रहा जिस वजह से विमान क्रैश का ये मामला हुआ है? जी, अभी जो पता चला है वो 2 महिला के साथ 2 पुरुषों भी थे उनके। राउरकेला के रघुनाथ पाली में ये दुर्घटना हुआ है। वो राउरकेला से भुवनेश्वर आ रहा था और जब टेकअप हुआ उसी वक्त वो दुर्घटना घटा। इसमें वो देख के लोग भागदौड़ करने लगे और विमान के पास पहुंचने लगे। उसके बाद तुरंत हमारे जो परिवहन मंत्री है उड़ीसा के, उन्होंने सदन निर्देश दिए और जो घायलों के तुरंत अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवा दिए। लेकिन ये बात है कि दुर्घटना क्यों हुआ। ये जो 9 सीटर प्राइवेट जेट था उसमें पायलट भी गंभीर रूप से घायल हुआ है और जो पैसेंजर बैठे थे वो भी घायल हुए। उनको अस्पताल में भर्ती करने के बाद तुरंत सदर देने के बाद पुलिस भी वहां घटनास्थल पर पहुंचे गया है और क्यों ये दुर्घटना हुआ उसके लिए जांच जारी है। अभी फिलहाल इस मामले पर जांच हो रही है। कुछ चीजें अभी निकलकर सामने नहीं आई है प्रताप जी की आखिरकार यह हादसा क्यों हुआ। हालांकि जिस तरीके से आपने बताया है 9 लोग सवार थे। घायलों का क्या हाल है, किस तरीके से जानकारी मिल रही है? घायलों को तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है और आगे जो तदन जारी रहेगा वो उसके बाद जो सारी चीज सामने आएगा कि क्यों ये दुर्घटना हुआ। परिवहन मंत्री का इस मामले को लेकर क्या कहना है? परिवहन मंत्री इसको गंभीर रूप से लिए हैं इस घटना को और तुरंत जांच के लिए निर्देश दिए गए और जांच के तुरंत निर्देश के बाद पुलिस पहुंचे हैं। वहां के प्रशासनिक अधिकारी पहुंच के सारे घायलों को वहां से निकाले और जो उसके बाद जो तदंत के लिए जो प्रोसेस चाहिए वो बातें वो शुरू कर दिए। अच्छा प्रताप जी, जैसे कि पूरी जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पायलट को काफी ज्यादा गंभीर चोटें आई हैं, तो क्या कुछ इसे लेकर जानकारी है? किस तरीके से चीजें चल रही है? ऐसे है कि सामने जो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में, जो सामने जो लैंडिंग जो ज्यादा नुकसान हुआ है पायलट प्लेन में, इस वजह से जो पायलट है वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। तो उनके तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती किया गया है। उनका हालत भी गंभीर है। आगे जो डॉक्टर लोग हैं वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल में उनका चल रहा है इलाज, उसकी वजह वो देख रहे हैं आगे क्या होगा। वो बता रहे हैं कि आगे जो होगा वो अस्पताल कर्मचारी और सारे लोग पूरा अपने जी जान लगा के अपना सेवा दे रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आपका।
बढ़ेंगे कानपुर की ओर, जहां गैंगरेप मामले से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी दारोगा पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी दारोगा पर पुलिस कमिश्नर के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि मामले में लगातार आरोपी जो दारोगा है वो फरार चल रहा है। अब ऐसे में पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम उस पर घोषित किया है। छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में ये बड़ी खबर, ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आरोपी दारोगा पर इनाम घोषित किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। लगातार जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि एक लंबे समय से इस मामले में फरार चल रहा है ये आरोपी दारोगा। अब ऐसे में पुलिस कमिश्नर ने यह बड़ा कदम उठाते हुए 50,000 का इनाम आरोपी दारोगा पर घोषित कर दिया है। छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में आरोपी दारोगा पर इनाम घोषित किया गया है। कानपुर गैंगरेप मामले से जुड़ी यह अहम खबर है, जहां पुलिस कमिश्नर ने 50,000 का इनाम जो है वो आरोपी दारोगा पर घोषित किया है। चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक लंबे समय से आरोपी जो है वो फरार चल रहा है, ऐसे में पुलिस कमिश्नर के द्वारा इनाम घोषित करना, क्या कुछ जानकारी है? ये देखिए, इसको साफ तौर पर इस तरह से देखा जा सकता है कि जो अपराध है और अपराधी हैं, इन पर कानपुर पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से सूबे में योगी सरकार का साफ और स्पष्ट निर्देश है कि महिला या किशोरियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए किसी तरह की लापरवाही नहीं की जाए, लेकिन इस पूरे जो मामले में जिस तरह से पुलिस की संलिप्तता थी, उसके बाद जिस तरह से पुलिस जो ये आरोपी दारोगा है उसको भागने का जो मौका दिया गया, इसको देखते हुए गंभीरता से इस पूरे मामले को लेते हुए जो पुलिस कमिश्नर है रणवीर लाल, उन्होंने एक के बाद एक गाज गिराई। पहले सबसे पहले जो एसआई था थाने का उसको निलंबित किया गया, उसके बाद जो थाना प्रभारी थे विक्रम सिंह दूसरे, उनके जो गाजगिरी निलंबन की, और आज की अगर बात करी जाए तो जो एसीपी हैं उनको भी आज यहां पर इस पूरे मामले पर निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि पुलिस कमिश्नर का साफ तौर पर कहना था कि उन्होंने भी इस पूरे मामले में जो एक उनकी जिम्मेदारी होती है वो नहीं निभाई। तो अब तक इस पूरे मामले की अगर बात करी जाए तो एसआई से लेकर पुलिस जो वहां थाना प्रभारी है, साथ ही साथ डीसीपी है, और आज एसीपी पर निलंबन की कार्रवाई हुई है। तो साफ तौर पर यह निर्देश है कि जल्द से जल्द अगर ये पुलिस जो आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं होता तो इस पे कार्रवाई का जो एक तरीका है और भी ज्यादा गंभीर होगा। फिलहाल 50,000 रुपए की इनाम की राशि। हम देख सकते हैं कि लगातार इस मामले पर कार्रवाई जारी है। वैसे में जो आरोपी दारोगा है वो फरार चल रहा था, उसे लेकर भी इनाम घोषित कर दिया गया है। तो पुलिस कमिश्नर की तरफ से तत्परता दिखाई गई है इस मामले में लगातार कार्रवाई करने की। जी बिल्कुल प्रगति, जब हमारी आज की खबर टीम ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से इस पूरे विषय पर बात करी तो उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इस पर जो कार्यवाही होगी, जैसे ही ये जो दारोगा है आरोपी वो गिरफ्त में आता है तो उसके बाद जो कार्रवाई होगी एक नजीर के तौर पर पेश होगी, क्योंकि स्पष्ट संदेश है जिस तरह से सरकार का कि जो भी अपराध होगा या जो भी अपराधी होगा, अपराधों में किसी तरह से भी संलिप्तता पाई जाएगी, फिर चाहे वो एक अधिकारी पुलिस का ही क्यों ना हो, उसको भी उसी तरह से बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा जैसे अन्य अपराधियों को किया जाता है। तो साफ है 50,000 का जिस तरह से इनाम इस पर घोषित किया गया है, उसको देखते हुए पुलिस की जो टीमें हैं वो और भी सक्रिय हो गई है, सर्विलांस की टीम सक्रिय हो गई, क्योंकि पुलिस विभाग में होने की वजह से इसको बचने के जो तरीके हैं, तौर तरीके, उसे बहुत बेहद तरीके से पता है। लेकिन जिस तरह से अपडेशन हो रहा है तो साफ तौर पर बहुत ज्यादा दिन ये जो आरोपी है वो बचने की इसकी उम्मीद है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कोलकाता में पिछले दिनों ईडी रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। ममता सरकार की मांग है कि अगर ईडी आईपैक रेड मामले में उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है तो सुप्रीम कोर्ट उनका पक्ष सुने बिना कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोलकाता से, जहां पिछले दिनों ईडी रेड मामले में ममता बनर्जी ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। बिना सरकार का पक्ष सुने सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला ना सुनाए, ये निवेदन भी किया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। उन्होंने ममता सरकार
कि ये मांग नजर आई इस मामले में कि अगर ईडी आईपैक रेड मामले में उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करती है तो सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी का पक्ष, उनकी सरकार का पक्ष सुने बिना कोई एक तरफा आदेश पास ना करे। अब ऐसे में ईडी रेड मामले में ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। वहीं कोलकाता में ईडी के छापे को लेकर हलचल लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर बता दें कि बंगाल बीजेपी ने ममता बनर्जी का एक वीडियो जारी किया है। मनी हीस्ट की तर्ज पर फाइल्स हीस्ट एक वीडियो के रूप में जारी किया गया है। आईपैक से फाइल्स ले जाने को लेकर बीजेपी का ये तंज देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईडी के छापे को लेकर लगातार हलचल बढ़ती नजर आ रही है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनी हीस्ट के तर्ज पर फाइल्स हीस्ट, आईपैक से फाइल्स ले जाने को लेकर ये तंज बीजेपी का ममता बनर्जी पर देखने को मिला है। बंगाल बीजेपी ने ममता का ये वीडियो जारी किया है, जो हम आपको आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। मनी हीस्ट की तर्ज पर फाइल्स हीस्ट इसे नाम दिया गया है। अब ऐसे में आईपैक से ममता बनर्जी फाइल्स लेकर जो गई थी, उसे लेकर बीजेपी उन पर तंज कसती नजर आ रही है। बता दें कि ईडी के छापे के बाद लगातार कोलकाता में जो सियासी गलियां है, वहां हलचल बढ़ती नजर आ रही है। बयानबाजियों का दौर भी शुरू है। इसी के मद्देनजर अब एक वीडियो भी बंगाल बीजेपी के द्वारा जारी कर दिया गया है, जिसमें मनी हीस्ट की तर्ज पर फाइल्स हीस्ट नाम रखा गया है। ममता बनर्जी की आप तस्वीरें देख सकते हैं, उनके सरकार के तमाम नेताओं की उसके पीछे तस्वीरें नजर आ रही हैं और करप्शन फाइल्स हीस्ट इसमें लिखा हुआ है। बता दें, मनी हीस्ट की तर्ज पर फाइल्स हीस्ट ये नाम दिया गया है। आईपैक से फाइल्स ले जाने को लेकर बीजेपी का ये तंज इस मामले में देखने को मिल रहा है। कोलकाता में लगातार ईडी के छापे के बाद जो सियासी हलचल है वो बढ़ती नजर आ रही है। अब बीजेपी ने ममता का एक वीडियो जारी करके और भी ज्यादा हलचल तेज कर दी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, इसमें ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, उनके पीछे तमाम उनके नेता भी नजर आ रहे हैं। करप्शन फाइल्स हीस्ट लिखा हुआ है। बता दें कि इस तस्वीर में ममता बनर्जी के पीछे उनके तमाम नेता भी नजर आ रहे हैं। आईपैक से फाइल्स ले जाने को लेकर बीजेपी का यह तंज देखने को मिला है। और फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आज की खबर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, जहां रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये अहम खबर सामने आ रही है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला किया है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी मिसाइल हमले से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली और हीटिंग सिस्टम ठप है, आम लोग बेहाल हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण होने की आशंका जताई जा रही है। बड़ी खबर आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हम बता रहे हैं, जहां यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला कर दिया है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी मिसाइल हमले से हाहाकार मचा हुआ है। बिजली और हीटिंग सिस्टम ठप नजर आए, आम लोग बेहाल भी हुए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और भीषण होने की आशंका भी जताई जा रही है। ये अहम खबर, ये बड़ी जानकारी आपको रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला किया है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेनी मिसाइल हमले से हाहाकार मचा हुआ है, आम लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। युद्ध और भीषण होने की आशंका जताई जा रही है। चले बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। तीर्थराज प्रयाग में श्रीमद जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान के 726वें जन्मोत्सव समारोह में बोलते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर सनातन एकता का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, जाति के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएंगे जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर कोई नहीं बोल रहा। सेक्युलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर चलने वाले
वो लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। लगता है किसी ने फेविकोल टेप लगा दिया है। यह हमारे लिए चेतावनी भी है। हमारा संत समाज को जोड़ने के लिए युक्ति करता है। जब संत समाज उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है, जैसे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण। बता दें कि सीएम योगी ने इस दौरान सनातन का परचम लहराते हुए ये साफ कहा कि जिस तरीके से हम बांग्लादेश की तस्वीरें देख रहे हैं, उसके मद्देनजर हमें यह ध्यान देना होगा कि हमें जातियों में नहीं बंटना है। हालांकि उन्होंने ये साफ जिक्र कर दिया है कि अगर हम जाति के आधार पर विभाजन करते रह गए तो उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा, जैसे बांग्लादेश के अंदर तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उन्होंने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पर कोई इस वक्त बोलता नजर नहीं आ रहा है। सेक्युलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर चलने वाले वो लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती हैं, बांग्लादेश की घटना पर अब ये चुप नजर आते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन का परचम लहराते हुए आम जनता को, सनातन प्रेमियों को यह निर्देश दिया है कि जातियों में नहीं बंटना है। अगर जातियों में बंटते हैं तो बांग्लादेश जैसा ही हाल होगा। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। पहले जिस दिव्य महापुरुष का प्रकट इसी प्रयागराज की धरती पे हुआ था, यही प्रयागराज आज फिर इसकी घोष कर रहा है कि जाति के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है, ऐसे लगता है कोई टेप इनके मुंह पे चिपक चुका है। इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहे हैं। कोई कैंडल मार्च बांग्लादेश की घटना को लेकर के नहीं इनके द्वारा निकाला जा रहा है। और यह हम सब के लिए चेतावनी भी है, एक चेतावनी भी है। हमारे संत समाज को जोड़ने के लिए पूरी युक्ति करता है, और जब संत समाज एक मंच पर आकर के उद्घोष करता है तो परिणाम भी आता है। जैसे आपने देखा होगा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण, ये पूज्य संतों की उसी साधना और उसी एकता का परिणाम है
जिसे मूर्त रूप दिया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। वहीं इसके आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि सनातन आस्था अब तक माघ मेले में भी दिखी है, जिसको लेकर आज योगी ने खुलकर यह कह दिया कि आप सनातन आस्था को मजबूत करिए, डबल इंजन की सरकार आपके साथ हमेशा है। 5-6 दिनों में 1 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। ये है सनातन आस्था। इस सनातन आस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार सदैव आपके साथ में है, आपके साथ खड़ी है। आप सबका दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें, पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। दुनिया के अंदर सनातन का झंडा जैसे श्री राम जन्मभूमि पर पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ फहराया जा रहा है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर सनातन का झंडा अपने आप गूंजता हुआ दिखाई देगा। तब कोई बांग्लादेश में किसी निरीह हिंदू को, कमजोर और दलित हिंदू को काटने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोलापुर में एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भी भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भारत पाकिस्तान की राजनीतिक व्यवस्था की भी तुलना की है। संविधान में सभी नागरिकों की समानता पर जोर भी दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में केवल एक ही धर्म का व्यक्ति जो है वो प्रधानमंत्री बन सकता है, जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां कोई भी नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से हो, प्रधानमंत्री बन सकता है। ओवैसी महाराष्ट्र नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार में इन दिनों जुटे हुए हैं। इस दौरान ही उन्होंने ये बातें कही है। बाबा साहिब अम्बेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। वहीं ओवैसी के बयान पर हेमंता बिस्वा शर्मा का पलटवार सामने आया। हिजाब वाले पीएम को लेकर हेमंता बोले हैं, बता दें पीएम कोई भी बन सकता है लेकिन भारत की आत्मा हिंदू है। ये बड़ा बयान देखने को मिला है। ओवैसी के बयान पर हेमंता बिस्वा का ये पलटवार है। हिजाब वाली पीएम को लेकर हेमंता ने ये पलटवार किया है कि पीएम कोई भी बन सकता है लेकिन भारत की जो आत्मा है वो हिंदू है। रुक करेंगे अगली खबर का। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। एसआईआर को लेकर प्रेस वार्ता में बीजेपी पर अखिलेश यादव बरसते नजर आए हैं। पीडीए समाज का वोट काटने का षड्यंत्र हो रहा है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एसआईआर को लेकर प्रेस वार्ता में बीजेपी पर अखिलेश बरसे हैं और कहा कि पीडीए समाज का वोट काटने का षड्यंत्र हो रहा है। अपने डबल वोट बनाकर साजिश बीजेपी रच रही है। ये एसआईआर नहीं एनआरसी है। इधर जो डिफरेंस नजर आ रहा है राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से और भारत सरकार की एक्सरसाइज के बाद जो डिफरेंस नजर आ रहा है, वो डिफरेंस इतना नजर आ रहा है कि लग रहा है कि कोई ना कोई साजिश षड्यंत्र चल रहा है। वोट पीडीए समाज का काटने का और अपना वोट बढ़ाने का। जब एक प्रतिष्ठित अखबार में ये बात आई कि सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाए जाएं, तो शक और गहरा हो जाता है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि एक दल ये कहे कि वोट बढ़ाया जाएगा 200, और सुनने में आ रहा है अलग अलग जिले में
अधिकारी भेजे जा रहे हैं। अगर अधिकारी भेजे जा रहे हैं तो उसकी सूची कहां है? जो अधिकारी भेजे जा रहे हैं इस एक्सरसाइज को और आगे बढ़ाने के लिए, मेरठ बड़ा जिला है, बड़े पैमाने पर वोट कटे हैं, राजधानी लखनऊ में वोट बड़े पैमाने पर कटे हैं। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।